नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का पुनः एक बार फिर से YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात था कि हम लोग साधारण ब्याज पढ़ रहे थे। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए टाइप नंबर 11 की बात करेंगे। साधारण ब्याज में टाइप नंबर जो 11 है उसका नाम है मिश्रण के नियम पर आधारित क्वेश्चन। तो हम लोगों के दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन तो ये उठता है कि मिश्रण का जो नियम है ये क्या नियम है और ये किस प्रकार के क्वेश्चन में मिश्रण का नियम लगता है। तो सबसे पहले तो मैं ये आपको इस नियम के आधार पर जो क्वेश्चन है इनको हल करवाने के लिए इस नियम के बारे में जानकारी दूंगा कि ये नियम लगता कहाँ पर है और ये नियम होता क्या है। देखो बच्चों, मिश्रण का जो नियम है ये लगभग मैथ के हर चैप्टर में यूज होता है। अभी नियम क्या है, अगर इस नियम का आप थोड़ा सा दिमाग पे विचार विमर्श कर लेते हो तो इस नियम के बहुत फायदे हैं। यदि किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा लगे कि इसकी कैलकुलेशन बहुत ही लेंथ होने वाली है और अगर उस क्वेश्चन में एलिगेशन का नियम लग रहा है तो आप एलिगेशन का नियम लगा के उस क्वेश्चन को बहुत छोटा कर सकते हो। क्योंकि एग्जाम में कभी भी कोई क्वेश्चन सोल्व किया जाता है तो उसमें टेक्निकल शब्दों का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको टेक्निकल शब्दों के बारे में विचार या विमर्श या नॉलेज अगर आप रखते हो तो आप उन क्वेश्चनों को बहुत बेहतरीन तरीके से आप उनके साथ डील कर सकते हो। तो हम लोग देखते हैं कि मिश्रण का नियम क्या है। मिश्रण का नियम लगता कहाँ पर है। सबसे पहले तो ये याद रखना कि मिश्रण का नियम वहीं पर लगता है जहाँ पर 3 संख्याओं का डाटा आप लोगों के पास होगा। अगर आप लोगों के पास 3 संख्याओं का डाटा उपलब्ध है तो आप उसमें एलिगेशन का नियम लगा सकते हो। और एलिगेशन का नियम लगाने के लिए कुछ मापदंड होते हैं। एक सीक्वेंस में क्वेश्चन का फॉर्मेट होना चाहिए। अगर आपका क्वेश्चन एक सीक्वेंस में है तो आप उस क्वेश्चन को एलिगेशन के नियम से सोल्व कर सकते हो। और क्या क्या वो सीक्वेंस होती है उनके बारे में हम देखते हैं। अगर आपका क्वेश्चन इस प्रकार का हो, जैसे मान लो कि ये कोई वस्तु है और इस वस्तु के बारे में टोटल इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे रखी है। कहीं पर भी कोई भी चीज आपको दे रखी हो और उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपके पास उपलब्ध हो तो उस संपूर्ण जानकारी को आप हमेशा बीच में लिखोगे। कहाँ लिखोगे? बीच में। अगर किसी भी वस्तु ऑब्जेक्ट के बारे में अगर आप लोगों को संपूर्ण जानकारी है और आप उसमें एलिगेशन का नियम लगाना चाहते हो तो संपूर्ण जानकारी को आप हमेशा बीच में लिखिए। किसी भी ऑब्जेक्ट की संपूर्ण जानकारी को कहाँ लिखोगे? हमेशा बीच में लिखो। ये एलिगेशन का नियम है, इसको लगाने का तरीका है। फिर उस ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ जानकारी, उसके कुछ पार्ट की जानकारी अगर आपके पास है, कोई भी उसका एक पार्ट हो सकता है और ये इसका शेष पार्ट है, ये टोटल इसका पूरा पार्ट है। अगर आप लोगों के इसके इस वाले पार्ट की जानकारी है और एक इसकी इस वाले पार्ट की जानकारी है, मतलब ये इसका प्रथम भाग है, ये इसका क्या है? प्रथम भाग। और ये क्या है? इसका शेष भाग। कौन सा भाग है भाई? शेष भाग। अगर कहीं पर भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए तो उसी में हम क्या करेंगे? एलिगेशन का नियम लगाते हैं। और एलिगेशन का नियम क्या है? एलिगेशन का नियम ये बोलता है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट के बारे में टोटल इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता है तो उस टोटल इंफॉर्मेशन को आप बीच में लिखिए और उस ऑब्जेक्ट के कुछ भाग की अगर आपको जानकारी है तो उसको आप साइड में लिखो और शेष भाग की जानकारी को और साइड में लिखो। ऐसा लिखने के बाद इन दोनों का जो अंतर है उसको आप उसके नीचे लिखो और इन दोनों का जो अंतर है उसको आप इसके नीचे लिखो। और ऐसा लिखने के बाद यहाँ पर जो भी प्राप्त होगा उसके दोनों के बीच में किसका चिन्ह लगा दोगे? अनुपात का। और यहाँ पर जो भी रेशियो प्राप्त होता है वो आप लोगों को इधर जो पार्ट लिखोगे, जिन जिन की आप जानकारी रिप्रेजेंट करते हो, उनका रेशियो आपको प्राप्त होगा। और इसको हम और भी ब्यूटीफुल तरीके से समझना चाहें तो मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एक कक्षा के अंदर 100 विद्यार्थी है। एक कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं और उसमें से बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं।
उस कक्षा में कुछ तो बॉयज है और कुछ गर्ल्स हैं और टोटल मिला के टोटल छात्र है। मुझे इस बात के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि यहाँ पर बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितनी है, बॉयज कितने और गर्ल्स कितने, मेरे को इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इनकी संख्याओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बस मुझे क्वेश्चन ने बोला है कि इस कक्षा के अंदर टोटल जितने विद्यार्थी हैं, टोटल जितने विद्यार्थी हैं उनका औसत वजन 46 किलोग्राम है, 46 किलोग्राम है, और बॉयज का जो औसत वजन है वो 50 किलोग्राम है, और गर्ल्स का जो औसत वजन है वो 40 किलोग्राम है। फिर से देखिए, एक कक्षा में 100 छात्र हैं और उन सभी 100 छात्रों का जो औसत वजन दे रखा है वो 46 किलोग्राम है। उसमें से बॉयज का 50 है और गर्ल्स का 40 है, लेकिन बॉयज और गर्ल्स की संख्याओं के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। केवल इतना सा पता है कि बॉयज और गर्ल्स टोटल मिला के 100 है। अब हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को एलिगेशन का नियम लगाना है, और एलिगेशन का नियम जब आप लगाते हो तो इनको लगाने के लिए क्या क्या आपको मापदंड होने चाहिए। मैंने आप लोगों को बताया था कि इन दोनों का अंतर इसके नीचे आएगा और इन दोनों का अंतर इसके नीचे आएगा। जब मैं इन दोनों का अंतर निकालता हूं तो 40 अंतर का मतलब होता है बड़ी में से छोटी घटाना। जब मैं 46 में से 40 लेस करूंगा तो बताओ कितना आएगा, 6 आएगा। और ऐसे ही अगर मैं यहां से जब बड़ी में से छोटी घटाऊंगा तो 50 में से 46 घटाओगे आप तो कितना आएगा, 4 आएगा इधर। और ये जो संख्या प्राप्त हुई ना 6 और 4, ये 6 तो रिप्रेजेंट करेगा गर्ल्स को, और ये जो 4 तो रिप्रेजेंट करेगा गर्ल्स को, और ये 6 रिप्रेजेंट करेगा बॉयज को। अगर हम बात करें तो यहाँ पर 6 तो हैं लड़के और 4 हैं लड़कियाँ, लेकिन अगर आप और भी इनको कैंसिल आउट करना चाहते हो तो इनको आप और भी सोल्व कर सकते हो। 3:2 प्राप्त हो सकता है, ठीक है, 2 से मैंने काट दिया। इसके बाद आपको पता है कि बॉयज तो 3 हैं, गर्ल्स 2 है, टोटल कितने हैं 5, और 5 का मान क्वेश्चन ने कितना बता रखा है 100। इसका मतलब 5 का मान 100 है तो 1 का मान कितना आएगा 20। 5 का भाग लगा दिया 100 में तो 1 का मान कितना आया 20। अगर 1 यूनिट का मान 20 है और मैं इसको 30 से गुणा कर दूं तो ये 60 आएगा, और इसको अगर मैं 20 से गुणा करता हूं तो ये 40 आएगा। तो इसका मतलब हम लोगों को औसत वजन दे रखा था, और औसत वजन में आप एलिगेशन का नियम लगाकर इन विद्यार्थियों की संख्या फाइंड आउट कर सकते हो। 60 तो बॉयज है और 40 गर्ल्स है। अब मैं इसी नियम का उपयोग आपको साधारण ब्याज में, लाभ हानि में और प्रतिशत के कई क्वेश्चनों में आप हल करना सीखोगे। तो सबसे पहले तो आज हम लोग इसको लाभ हानि इसमें साधारण ब्याज में कैसे यूज करेंगे इस नियम का, वो देखते हैं। और इस नियम के माध्यम से हमारा क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा और बहुत ही आसान तरीके से होगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखो बच्चों, जैसे आप क्वेश्चन को देखोगे तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10,000 रुपए की एक राशि का कुछ भाग, बताओ टोटल कितनी राशि है 10,000 रुपए की, इसका कुछ भाग हम लोगों ने 8% की दर पर उधार दिया और शेष भाग 10% की दर पे दिया, और 1 साल के बाद दोनों को जो उधार दी गई राशि थी उस पर कितना ब्याज मिल रहा है, 9.2% का ब्याज प्राप्त हुआ है। बताइए कि 8% की दर पर कितनी राशि प्राप्त हुई। ऐसा कैसा क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले टाइप में देखा था, बट उस टाइप में इस टाइप में क्या अंतर है। उस टाइप में क्वेश्चन ने कहा था कि इनका ब्याज बराबर है, यहाँ पर ब्याज बराबर नहीं कर रखा। उसने कहा है कि एक राशि है, इसको 2 भागों में उधार दी गई है, पहले भाग की इसमें दर दे रखी है, दूसरे के भाग की दर दे रखी है, समय 1 साल का दे रखा है, और उनके द्वारा जो प्राप्त ब्याज होता है 1 साल का वो टोटल परसेंट में आपको दे रखा है क्वेश्चन ने। अब हमें मालूम करना है कि 8% की दर पर हमने कितने रुपए उधार दिए। तो सबसे बेहतरीन जो क्या तरीका है इसका, एलिगेशन का नियम लगेगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ के ही आपको फील होना चाहिए कि इसमें एलिगेशन का नियम लगेगा या नहीं लगेगा। और एलिगेशन का नियम कब लगता है, जब एक टोटल राशि में से कुछ भाग की जानकारी, शेष भाग की जानकारी और उनकी टोटल इंफॉर्मेशन अगर आपके सामने है तो आप उसमें एलिगेशन का नियम लगा सकते हो। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारे पास 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए की एक धन राशि है,
क्वेश्चन ने बोला है और इस धन राशि को हमने 2 भागों में उधार दिया है, इधर और इधर। हमें ये नहीं मालूम कि इस वाले बंदे को कितना पैसा उधार दिया, और नहीं हमारे को इसका पता है कि इसको कितना पैसा उधार दिया। मैंने इतना मान लिया कि इसको जो भी पैसा दिया वो A रुपये है और इसको जो भी पैसा दिया वो B रुपये है। क्वेश्चन ने बोला है कि इस बंदे को जो पैसा मिला था वो हमने 8% की दर पर उधार दिया है, और इस बंदे को हमने जो भी पैसा दिया है वो हमने 10% की दर पर उधार दिया है। 1 साल के बाद ये जब दोनों अपना अपना ब्याज उसको दे के आएंगे तो 10,000 पर टोटल कितना ब्याज प्राप्त हुआ? 1 साल में 9.2% का ब्याज प्राप्त हुआ। ये क्वेश्चन ने आपको लैंग्वेज में सेट करके बोला है कि यहाँ से तो 9.2 का प्राप्त होता है, यहाँ से 8% का ब्याज है और इधर 10% का ब्याज है। बोले एलिगेशन का नियम लगेगा क्या? टोटल की जानकारी साइड में, टोटल जो दे रखा है उसमें कुछ भाग की जानकारी, शेष भाग की जानकारी और टोटल की जानकारी आप लोगों को दे रखी है, जिसको हमेशा बीच में लिखोगे आप टोटल इन्फॉर्मेशन को। क्या करना है? वही एलिगेशन का नियम लगाना है। सबसे पहले तो क्या करोगे, इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का अंतर इसके नीचे लिखोगे। अंतर का मतलब होता है बड़ी में से छोटी घटाओ। 9.2 में से अगर आप 8 घटाते हो तो कितना मिलेगा? 1.2% मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम आगे देखें तो इन दोनों का जो अंतर है वो इधर आएगा और इन दोनों का जो अंतर है वो कितना आएगा? 0.8। और बीच में चिन्ह किसका लगाओगे आप? अनुपात का। ये परसेंट में है, अनुपात का चिन्ह लगेगा। और अब आप इतना तो समझदार हो गए कि दोनों, अगर अनुपात का चिन्ह कहीं पे लग रहा है, दोनों तरफ परसेंट है तो उसको आप हटा सकते हो। यहाँ से पॉइंट हटेगा, ये परसेंट इसमें अनुपातों का नियम होता है। यदि एक स्थान के बाद में पॉइंट लग रहा हो दोनों जगह तो उनको आप हटा सकते हो, यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हो। अब मैं यहाँ से इनको और भी काट सकता हूँ। बोलो 4 से काटो, 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8 और ये 4 तिया 12। ये जो रेशियो प्राप्त होगा ये हमेशा किसका प्राप्त होगा? इधर तो A का है और ये इधर B का है। बोलो B की राशि कितनी? 3, A की राशि कितनी? 2। लेकिन ये सब के सब अनुपातों में है और हमें पता है कि जब हमें किसी टोटल राशि, आपको इतना भी मालूम है कि A और B इन दोनों का योग किसके बराबर है? 10,000 के। तो इनका जो मैं अनुपातों का योग करूंगा वो कितना निकल के आएगा? ये यूनिट होती है, 5 यूनिट निकल के आएगा। और 5 यूनिट का मान अगर हम देखें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आएगा? 10,000 आएगा। अगर 5 यूनिट का मान 10,000 है तो आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ से 5 आम अगर 10,000 के आते हैं तो एक आम कितने का आएगा? 2,000 का आएगा। मतलब 5 यूनिट अगर 10,000 के बराबर है तो 1 यूनिट किसके बराबर आएगी? 2,000 के बराबर आएगी। यहाँ से अगर हम बात करें तो इसको मैं 2,000 से मल्टीपल करता हूँ तो बच्चों यहाँ पर जो आंसर निकल के आएगा वो 4,000 निकल के आएगा। और अगर मैं यहाँ पर 2,000 से मल्टीपल करता हूँ तो यहाँ पर जो आंसर निकल के आएगा वो 6,000 निकल के आएगा। क्वेश्चन ने आप लोगों को इतना सा पूछा है कि 8% की दर पर कितने राशि उधार दी गई, तो 8% की दर यहाँ पर है और इसकी तरफ जो अनुपात है वो ये है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या है? 4,000 हमारा आंसर है। आप लोगों ने आसान तरीके से इसको सीखा है। ऐसे हम एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगाकर इन क्वेश्चनों को आसानी तरीके से हम उनको तोड़ सकते हैं। बस फर्क इतना है कि आप लोगों को उस नियम के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और आपको इतना फील होना चाहिए कि हम किसी भी क्वेश्चन को पढ़े तो पढ़ते ही हमें ये तो एहसास होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में क्या एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लग सकता है क्या, और एलिगेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ लगता है इसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। ऐसा कैसा एक क्वेश्चन है जिसको हम और करेंगे। एलिगेशन पर डिपेंड जो क्वेश्चन है वो 4 प्रकार का रूप लेके आते हैं, 4 डिजाइन में रूप लेके आते हैं। वो साधारण ब्याज में अगर कोई एलिगेशन के नियम पर कोई क्वेश्चन डिपेंड है तो वो क्वेश्चन केवल अपना रूप 4 प्रकार का लेके आ सकता है, 4 के अलावा कोई 5 और रूप उसमें देखने को नहीं मिलेगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2, आपके पास कुछ डाटा सेम है और कुछ डाटा उसमें अलग है। जैसा कि मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो वही क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 10,000 रुपये की कोई राशि है और इसका कुछ भाग शुरुआत में उसने यहाँ पर
जो राशियां आपको दे रखी है मैं वो राशियां लिखना चाहता हूँ। शुरुआत में उसने बोला है कि ये तो 9% की दर पर उधार दी गई, ये 11% की दर पर उधार दी गई है, और ये जो राशि है ये 9 सही 3/4% की दर पर उधार दी गई है। और आपको क्वेश्चन ने पूछा है आप लोगों को कि यहाँ पर कौन सी प्रथम भाग पर या फिर 9% की दर पर 9% की दर पर कितनी राशि उधार दी गई, ये क्वेश्चन है आप लोगों का। एक बार आप इनको क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। देखो बच्चों, जैसे ही आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो वही क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बोलती है। 10,000 रुपए की एक राशि का कुछ भाग 9% की दर से, शेष भाग 11% की दर से उधार दिया गया, और 1 साल के बाद उधार दी गई राशि पर टोटल 9 सही 3/4% का ब्याज मिला। आपको केवल इनकी क्वेश्चनों का जो पैटर्न है वो देखना है कि एग्जामिनर क्वेश्चन जब पूछ रहा है तो उसको क्या फॉर्मेट में लेके पूछ रहा है। आज जो क्वेश्चन है इसमें भी आप एलिगेशन का नियम लगाओगे, और एलिगेशन का नियम लगाने के लिए मैंने क्या बोला है, अगर किसी वस्तु के बारे में टोटल इंफॉर्मेशन है तो उस ऑब्जेक्ट की जो भी टोटल इंफॉर्मेशन दे रखी है क्वेश्चन के अनुसार उसको आप हमेशा बीच में लिखिए, और उस ऑब्जेक्ट की पहली भाग की जानकारी साइड में लिखो, दूसरे भाग की जानकारी साइड में लिखो। दोनों को साइड में लिखने के बाद टोटल इंफॉर्मेशन को आप हमेशा कहाँ लिखोगे, बीच में आप इनको लिखोगे। अब हम आगे बात करें क्वेश्चन में, तो देखो करना क्या है, चाहो तो इसका मतलब है 9 + 3/4, और इसको आप लोग लिख सकते हो 9.75, क्योंकि 1/4 का मतलब होता है 0.25, 3/4 का मतलब होता है 0.75, बट आप ऐसा मत लिखना, ऐसा आप मत करना, कभी भी ऐसा मत करना। बस इतना ध्यान रखना कि ऐसे डिजाइन में कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए और आपको ऐसा फील हो कि इसमें मैं एलिगेशन का नियम लगा सकता हूं, तो कुछ सुविधाओं का ध्यान रखो, आपको और भी आसानी होगी। देखो बच्चों, करना क्या है, सबसे बेहतरीन तरीका है कि इसको अगर आप पॉइंटों में लेते हो तो थोड़ा सा गुणा भाग करने में आपको दिक्कत आ सकती है, और जब आपको पहले से ही पता हो कि रास्ते में कोई दिक्कत आएगी तो उसको आप पहले ही सोल्व करके चलिएगा ना। क्या करोगे, सबसे पहले इसको जो मिश्र भिन्न है इसको आप साधारण भिन्न में लिखने की कोशिश करो। 9 चौक 36 और 3 39, तो ये तो बढ़ जाएगा, ये बन गया। अब आप इसका यूज करते समय इसका यूज मत करो, अब इनका यूज करना है। यहां से एक सेट आप और तैयार करना है। क्या करना है, एक नई लाइन सेट तैयार करो। अब नई लाइन तैयार करनी है, क्या करोगे, हमेशा नीचे जो संख्या है ना उसको हटाने की कोशिश करो आप, और इसको हटाने का तरीका ये नहीं होता कि लो हटा दिया, इसको एक हटाने का तरीका होता है, अगर यहाँ पर 4 है तो 4 को इससे भी गुणा करो और 4 को इस संख्या से भी गुणा करो। दोबारा देखिए, अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो इसको इस फॉर्म में लेके आओ। इस फॉर्म में लेने के बाद में इसके नीचे जो संख्या है उस संख्या को आप इधर भी मल्टीपल करो, उस संख्या को आप इधर भी मल्टीपल कर दो, और इस संख्या को जब खुद से भी मल्टीपल करना है जो कि उसको कैंसिल आउट कर देगा। तो मैं जैसे ही इस 4 को इनसे गुणा करता हूं तो यहाँ तो मेरा नया जो प्रारूप बन के आएगा वो कितना आएगा, 44% दिखेगा। इस 4 को मैं यहाँ से करता हूँ तो मुझे 36% देखने को मिलेगा, और इस 4 को मैं जब इससे करता हूँ तो यहाँ पर जो नया प्रारूप देखने को मिलेगा वो 39% देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं इनको पॉइंटों में नहीं लेके मैं ऐसा सेट कर रहा हूँ। अब क्या करना है, अब बस वही काम करना है जो आप पहले कर रहे थे। अब आप लोगों को केवल इनकी तरफ देखना है। देखो, अब इन दोनों का अंतर इधर आएगा, बोलो यहाँ कितने का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर है, और इन दोनों का अंतर आप इधर लेके आओ। ठीक है, मैंने क्या किया है, ये काम किया है। इधर तो ये लिख दिया 44 आ गया, और इधर ये आ गया। देखो इधर कितना आएगा, जैसे ही मैं 44 में से इसको घटाऊंगा तो यहाँ कितना बनेगा, ये आपका 5 बनेगा। कितना बनेगा बच्चों, 5। इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं ताकि हमें गुणा भाग करने में कोई दिक्कत नहीं आए। अब आगे आप इनको आसान तरीके से तोड़ सकते हो।
बोलो 5 और 3 कितना होता है? 8 होता है। 5 और 3 कितना होता है? 8। इसको मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। अब 8 के हिसाब से आप इनको तोड़ सकते हो। 5 और 3 8, 8 यूनिट आ गई। और ये 8 यूनिट जो आपके सामने है ये किसके बराबर है? ये 10,000 के बराबर है। किसके बराबर है? 10,000 के बराबर। और जैसे ही आप लोग यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालते हो, बोलो 8 बराबर 10,000, तो 1 यूनिट बराबर कितना आएगा? 1250। 8 का भाग लगा लेना आप, कैसे भी लगा लेना आप अपने हिसाब से। जैसे लगाओगे तो कितना आएगा? 1250। और आपको पता है कि क्वेश्चन ने बोला है कि 9% की दर पर जो राशि उधार दी गई थी वो कितनी है? तो 5 है यहाँ पर, तो इसको मैं 1250 को 5 से मल्टीपल करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा? 0, 25 की 5 वसूल के 2, 12 पंजे 60 और 2 62 होता है। तो 6,250 रुपये आपको देखने को मिलेगा। और शेष राशि अगर वो यहाँ की पूछे आपको तो इसको भी मैं 1250 से मल्टीपल कर सकता हूँ। तो बताओ 0, 15, 5 लगे 36, 37, 37, 50 यहाँ पर आंसर रहेगा। और दोनों को जब आप जोड़ोगे तो 10,000 आपका आंसर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सीखने की क्या बात आई? अगर ऐसा कई फॉर्म लिखा हुआ है तो इसको आप इस फॉर्म में लेके आओ। इस फॉर्म में लेने के बाद इसके नीचे जो संख्या दिख रही है ना, उस संख्या को इनसे गुणा करो, उसी संख्या को इससे गुणा करो, उसी संख्या को इस खुद से भी करो। जब खुद से गुणा करोगे तो कट जाएगी ये, तो ऐसे कैसे दिख जाएगा? इनका ये रूप आके आगे आप एलिगेशन का नियम लगा के इनको सोल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। आपको मालूम चल चुका है कि साधारण ब्याज में एलिगेशन के नियम पर जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो 2 डिजाइन हम उसकी देख चुके हैं। अब हम तीसरा फॉर्म देखते हैं कि एलिगेशन के नियम पर ऊपर जो क्वेश्चन आएगा वो अपना कैसा कैसा रूप लेके आता है। एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, दूसरा मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, तीसरा क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए सामने लेके आ रहा हूँ। उसके लिए आप थोड़ी देर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। एक आदमी 60,000 रुपए, जिनमें से कुछ भाग 5% की दर पर, शेष भाग 4% की दर पर उधार दिया और 1 साल के बाद उनको जो ब्याज प्राप्त हो रहा है वो कितना प्राप्त हो रहा है? 2,560 रुपये। 4% की दर पर जो राशि उधार दी गई है वो आपको फाइंड आउट करना है। आप मुझे एक बात बताना, क्या इससे पहले आप लोगों ने जो क्वेश्चन देखा है उसमें कहीं ऐसा लिखा हुआ है क्या कि 1 साल के बाद टोटल इतना रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ? नहीं लिखा हुआ ना। सभी क्वेश्चनों में परसेंट में हिसाब दे रखा था कि भाई 1 साल के बाद दोनों राशियों के द्वारा जो टोटल ब्याज है वो इतना है, परसेंट में है। आज उसने क्वेश्चन ने रुपए में दिया है। यह है साधारण ब्याज का तीसरा प्रारूप है क्वेश्चन में, टाइप नंबर 11 में। जो एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगाते हो आप किसी क्वेश्चन में, तो ऐसे क्वेश्चन में भी लगता है, अगर कुछ सुविधाओं का अगर आप ध्यान रखते हो तो। बोलो इस क्वेश्चन में टोटल राशि कितनी है भाई? 60,000 रुपये। कितनी है? 60,000 रुपये। और 60,000 रुपये में से क्वेश्चन ने बोला है कि कुछ भाग, 60,000 रुपये में से कुछ भाग उस बंदे ने इधर उधार दिया और कुछ भाग उसने इधर उधार दिया। इसको जो भी पैसा वो उधार दे रहा है वो कितना रुपए है? मैंने ए रुपये मान लिया और इसका बी रुपये मान लिया। मुझे बताओ इसको जो पैसा उसने उधार दिया वो कितने परसेंट पे दिया? 5% पर। और इस वाले बंदे को जो पैसा उधार दिया वो कितने परसेंट पे दिया है भाई बच्चों? 4% पे दिया। और 1 साल के बाद क्वेश्चन ने बोला है कि हमें टोटल ब्याज प्राप्त हुआ 2,560 रुपये। अब मुझे बात बताना, क्या इसमें एलिगेशन का नियम लग जाएगा क्या? मिश्रण का नियम लगा सकते हो क्या? इन डाटाओं पर तो नहीं लग सकता। यदि हम इनके साथ कुछ मॉडिफाई कर दें तब इनका लग सकता है। मॉडिफाई क्या करोगे? आप लोगों को मैंने टाइप नंबर 1 में सिखा रखा है। यदि किसी क्वेश्चन में 1 साल का टोटल ब्याज आपके सामने दिया गया हो और मूलधन दिया गया हो, यदि किसी क्वेश्चन में 1 साल का आपके पास साधारण ब्याज मिल रखा हो और मूलधन भी दे रखा हो, तो आप उस 1 साल का जो ब्याज है उसमें मूलधन का 1% का भाग लगा दो।
किसी भी संख्या का 1% निकालना हो, उसके 2 जीरो हटा दो। 1 साल का जो टोटल ब्याज है उसमें अगर मैं मूलधन का 1% का भाग लगा दूं, किसी भी संख्या का 1% ज्ञात करना हो, उसके लास्ट के 2 जीरो हटा दो, तो जैसे ही हम भाग लगाएंगे तो ये क्वेश्चन हमारा पहले वाला प्रारूप लेके आ जाएगा और हम उसको आगे सोल्व कर सकते हैं। अब मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन वैसा बन गया क्या? 0 से 0 मैंने उड़ा दिया, ज़्यादा मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा नहीं। पैसा आप लोग क्या करना है, यहाँ से 60 को हटाना है। 60 को हटाने का मतलब ये नहीं कि यहाँ से गायब कर दो। 60 को हटाने का मतलब है इस 60 को 5 से गुना करो। जब इस 60 को 5 से गुना करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 300 आएगा। और जब मैं 60 को यहाँ से गुना करूँगा तो कितना आएगा, 240। और जब मैं 60 को यहाँ से गुना करूँगा तो कितना आएगा, 256। अब आप लोग आराम से इनको कर सकते हो। बोलो कैसे करोगे? इन दोनों का अंतर उधर लिखो और इन दोनों का अंतर इधर लिखो। जैसे आप इनको हल करोगे तो 300 में से 256 जब आप घटाओगे तो बताओ कितना आएगा, यहाँ पर 44 आएगा। कितना आएगा, 44। और 256 में से ये घटाओगे तो इनका अंतर लोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 16 आएगा। 4 से इनको काट दो आप, 4 से काटोगे तो 4 चौक 16 और ये 11 बार कटेगा। और अगर आप लोग इनको कर सकते हो यहाँ पर ऐसा, तो देखो क्वेश्चन क्या बोलेगा। क्वेश्चन कर दो वैसे, 4 तो इसका मान है, 11 इसका मान है, दोनों का मान 60,000 दे रखा है। बताओ 11 4 कितना होता है, 15। और 15 यूनिट का मान क्वेश्चन ने किसके बराबर ले लिया, 60,000 के बराबर। 60,000 के बराबर ले लिया। 15 का मान 60,000 के बराबर है तो 1 का मान कितना आएगा, 15 चौके 60 होता है। 60 हो गया, 4,000 आ गया। अब मुझे क्वेश्चन ने पूछा है कि 4% की दर पर, ये वाली 4% की दर पर मैंने कितने रुपए उधार दिए, तो मुझे इस वाले फॉर्मेट को किससे गुना करना है, 4,000 से गुना करना है। और जैसे मैं 4,000 से गुना करूँगा तो कितना आएगा, ये आपको ये राशि प्राप्त हो जाएगी जो कि आपके सामने है। ऐसे आप लोग इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हो। अभी मैंने आपको 3 प्रारूप दिखाए हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन का रूप कैसे आ सकता है। अब मैं आप लोगों के सामने एक लास्ट फॉर्मेट और लेके आ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, उसका देखना कि उसमें क्या लेवल क्वेश्चन का बनता है। देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपके इधर मैंने आपको लिख रखा है, आप इसको देख सकते हो यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 1550 रुपए की धनराशि का कुछ भाग 5%, शेष भाग 8% उधार दिया गया। और क्वेश्चन ने बोला है कि 3 साल के बाद, आज जो क्वेश्चन बोल रहा है वो 3 साल के बाद की बात कर रहा है कि टोटल 300 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। तो 5% की दर पर कितनी धनराशि उधार दी गई, आपको 5%, इधर 8%, 1550 रुपए आपको दे रखा है। इनका आपको आंसर चाहिएगा। देखो बच्चों कैसे करेंगे हम, क्या करना है इनको करने के लिए मैंने आपको भी बताया है क्वेश्चन क्या हमें फॉर्मेट क्या लगाना है। देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1550 रुपए की धनराशि। बोलो कितने रुपए हैं, 1550। ये आपको पता है कि यहाँ पर 1550 रुपए की राशि आपके सामने है। और 1550 रुपए की धनराशि आप लोगों को क्वेश्चन ने बोला है कि 2 बार में उधार दी गई है, इधर और उधर। बोलो यहाँ कितना परसेंट का ब्याज मिलेगा, 5% का। आपको मुझे बताना है कि यहाँ पर राशि के बारे में पता है क्या, कितनी दी गई, नहीं मालूम। इसको मैंने ए रुपये मान लिया, इसको बी रुपये मान लिया। बताओ ये कितना परसेंट का है, 5%। ये कितना परसेंट पर है, 8%। और 3 साल के बाद में 300 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर जो आपको कॉन्सेप्ट समझना है वो क्या है, यहाँ पर 3 साल का, मुझे बोलो कि 3 साल का जो ब्याज है, 3 साल का ब्याज 300 रुपये है। तो बताओ 1 साल का ब्याज कितना आएगा, 1 साल का ब्याज आएगा 100 रुपये। कितना आएगा, 100 रुपये। क्योंकि हमें ये दो रेखा ना, ये वार्षिक 1-1 साल की है। इस वाले बंदे का जो ब्याज है वो 5% वार्षिक, इसका भी 5% वार्षिक है।
तो हम लोगों ने क्या किया, हमारे को इतना दे रखा है कि ये दोनों के द्वारा 3 साल के बाद में 300 रुपये का ब्याज प्राप्त हो रखा है। तो सबसे पहले क्या करोगे, 3 साल का ब्याज अगर 300 है तो 1 साल का कितना आएगा, 100 रुपये। तो 100 को आप यहाँ पे लो, इसका मतलब इन दोनों के द्वारा 1 साल में 100 रुपये का ब्याज दिया गया है। अब मैं इसमें एलिगेशन का नियम नहीं लगा सकता, लेकिन मैं एलिगेशन का नियम लगाना चाहता हूँ। तो आप लोग क्या करोगे, मूलधन का 1% का भाग लगा दो। बोलो किसी संख्या का 1% निकालना हो तो उसके लास्ट के 2 जीरो हटा दो, अगर 2 जीरो नहीं है तो 2 स्थान के बाद में पॉइंट लगा दो, और इसका 1% आएगा 15.5। इधर वाले जीरो का कोई महत्व है नहीं, तो यहाँ पर 1% में कन्वर्ट हो गया। अगर हम इसको और भी सोल्व करना चाहें तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1 जीरो पड़ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको और भी सोल्व करना चाहो तो 5 से काटो, ये 31 और ये 200 आ गया, आया कि नहीं आया। अब आप लोगों को पता है कि ऐसा फॉर्मेट आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, तो बोलो 31 को इससे गुना करोगे तो कितना आएगा, 155, तो यही बन जाएगा। 31 को इससे गुना करोगे तो 248 ये बनेगा, और बीच में कितना आएगा भाई, 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 200। अब आप इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हो। आगे कैसे करोगे, सबसे पहले तो इन दोनों का अंतर करो। बोलो इन दोनों में कितने का अंतर आएगा, मतलब 200 में से जब मैं घटाऊंगा तो कितना बनेगा, ये 45, और 248 इससे घटाऊंगा कितना आएगा, 48। अनुपात का चिन्ह लगा सकते हो आप, ठीक है। काट दो उसको आप, ये तो कितना आएगा 16 और ये 15, 3 से काट दिया। अब आप क्या करो, 15 और 16 कितना होता है, 31। बोलो 31 का मान कितना दे रखा है, 31 का मान दे रखा है 1550। 31 का मान 1550 है तो मुझे बता सकते हो 1 का मान कितना आएगा। अगर 31 का मान 1550 है तो 1 का मान कितना आएगा, 50 आएगा। 31 का भाग लगा दो उसमें आप। और 1 का मान अगर 50 है, एक टुकड़े का मान अगर आप लोगों को पता है कि 50 है, तो इस एक टुकड़े के हिसाब से आप बाकी का इलाज कर सकते हो। कैसे करेंगे, हमें क्या चाहिए, 5% की दर पर इस वाले का चाहिए। तो बोलो इसको किससे गुना करोगे आप, 50 से, और कितना आएगा, 0, 6, 30, 80 आ जाएगा। तो इसको भी कितना मिला, 800, और इसको अगर मैं 50 से गुना करूंगा तो यहाँ से कितना आएगा, 0, 25, 750, ठीक है। अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो दोनों को राशि 1550 मिल जाएगी। ऐसे आप इनको एलिगेशन के नियम से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगली क्लास में मिलते हैं हम, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओके, थैंक यू।